दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच चल रही तनातनी की। इसकी वजह से कई राज्य सरकारों के जनहित के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, जिससे राज्य सरकारों के कामकाज में गतिरोध पैदा हो रहा है। आज यह जानने की कोशिश करेंगे कि यदि राज्य विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा भेजा जाता है तो क्या राज्यपाल के पास क्या विकल्प हैं, क्या कर सकते हैं वो? क्या राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं और किन परिस्थितियों में इनका प्रयोग किया जा सकता है? राज्यपाल की शक्तियों पर सरकारीय आयोग की सिफारिशें क्या हैं? पंछी आयोग की सिफारिशें क्या हैं? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिसके आप तक मेरा वीडियो पहुंचता रहे। आते हैं पॉइंट पर। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित कई सारे विधेयकों को या तो स्वीकृति देने से इनकार कर दिया या उन्हें लंबित रखा है। किसी विधेयक को 6 महीने से, किसी को 8 महीने से और किसी को तो साल भर से ज़्यादा टाइम से। आज की तारीख में 20 विधेयक विधानसभा से पारित होकर तमिलनाडु के राज्यपाल के पास स्वीकृति का इंतज़ार कर रहे हैं। लंबा समय बीत जाने के बाद तमिलनाडु की राज्य सरकार ने राज्यपाल द्वारा कई विधेयकों को अनावश्यक रूप से रोके जाने को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा कई विधेयकों को रोके जाने की प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जाहिर की है। पंजाब, केरल के राज्यपालों द्वारा भी राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनावश्यक रूप से रोके जाने की प्रवृत्तियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। अब बात करेंगे कि क्या कहता है हमारा संविधान। संविधान की धारा 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित होकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तब राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं। पहला, विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दें जिससे कि वो कानून बन जाएगा। दूसरा, वो विदहोल्ड कर सकते हैं या दूसरे शब्दों में कहें उस विधेयक को रोक सकते हैं, कानून बनने से उस पर रोक लगा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। तीसरा विकल्प है, राज्यपाल विधेयक को विधायिका के पास वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार या रिकंसिडरेशन के लिए, पर यह मनी बिल के मामले में नहीं होगा। मनी बिल को राज्यपाल नहीं रोक सकते हैं। यदि राज्य विधानसभा उसी विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ या बिना किसी संशोधन के दोबारा राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजती है तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। चौथा विकल्प है, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु रिजर्व कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, शमशेर सिंह केस और तमाम दूसरे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को रोकने या पुनर्विचार के लिए वापस भेजने के मामले में राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार या डिस्क्रेशनरी पावर्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि राज्यपाल बाध्य हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कोई निर्णय लेने के लिए। विधेयक पर रोक लगाने की स्थिति तब बनेगी जब राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक एक प्राइवेट मेंबर बिल हो और जिस पर राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति न देने की सलाह राज्यपाल को दी हो ताकि उक्त विधेयक कानून न बन सके। हालांकि यह एक मुश्किल परिस्थिति है, वह इसलिए कि चूंकि मंत्रिमंडल का राज्य विधानसभा में बहुमत होगा तभी उनकी सरकार है और बिना मंत्रिमंडल के सहयोग के कोई भी विधेयक, चाहे वह प्राइवेट मेंबर बिल ही क्यों न हो, राज्य विधायिका से पारित नहीं हो सकता। इस तरह की स्थिति की संभावना न के बराबर है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि मान लीजिए राज्य सरकार ने कोई विधेयक पारित कराया और उसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया। इसी बीच स्वीकृति मिलने से पहले ही सरकार गिर जाती है या मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। नई सरकार गठित होती है और वह राज्यपाल से अनुरोध करती है कि उक्त विधेयक को स्वीकृति न दी जाए या रोक दिया जाए, यानी विदहोल्ड कर दिया जाए। वास्तव में यह हुआ पावर टू विदहोल्ड एनी बिल या किसी विधेयक को रोकने के मामले में राज्यपाल का विवेकाधिकार या डिस्क्रेशनरी पावर्स।
इस मामले में एक बहुमत की सरकार ने पक्ष में सिफारिश की, दूसरी बहुमत की सरकार ने उसे रोकने की सिफारिश की। ऐसे में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। जहां तक बात है राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने के अधिकार का, तो इस मामले में संविधान में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। आपको बताता चलूं कि 1976 से पहले संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कार्य करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का मत स्पष्ट था। राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक प्रमुख हैं और वास्तविक शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होंगी, इसलिए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं, बशर्ते मंत्रिमंडल के पास लोकसभा में पर्याप्त बहुमत है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस स्थिति को और स्पष्ट करने की कोशिश की और संविधान की धारा 74(1) को संशोधित किया। इसमें जोड़ा गया कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। इसका हिंदी अनुवाद में कह देता हूं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा जो राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देगा। राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार ही अपने कर्तव्यों का कार्य संपादन करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें अंग्रेजी का शब्द शैल प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब साफ है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना ही होगा, दूसरा विकल्प नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में जनता पार्टी सरकार ने संविधान की धारा 74(1) को तो ज्यों का त्यों रहने दिया, लेकिन उसमें एक प्रावधान और जोड़ दिया कि बशर्ते राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उसके सलाह पर पुनर्विचार या रिकंसिडरेशन का संदेश दे सकते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल यदि पुनर्विचार के बाद किसी संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के फिर से वही सलाह देता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हैं। गौरतलब है कि जो संवैधानिक संबंध केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच है और राज्यपाल के संबंध, उसी से राज्यपाल के संबंधों की व्याख्या होती है। इस हिसाब से यदि राज्य मंत्रिमंडल पुनर्विचार के बाद फिर से कुछ संशोधनों के साथ या बिना किसी संशोधन के दोबारा उस विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इस स्थिति में स्वीकृति देना राज्यपाल की बाध्यता है। कुछ विधेयक ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के विचार हेतु या फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रिजर्व करना राज्यपाल के लिए जरूरी हो जाता है। जैसे यदि राज्य विधायिका ऐसा कोई विधेयक पारित करती है जिसका उद्देश्य हाई कोर्ट के अधिकारों में किसी तरह की छेड़छाड़ करना हो या फिर उसमें कोई कटौती करनी हो, उस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु रिजर्व कर सकते हैं। एक स्थिति और है, यदि राज्य विधायिका समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाती है, वह पहले से ही मौजूद किसी केंद्रीय कानून का उल्लंघन कर रही होती है, हो रहा उससे, तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व रखना बाध्यता है राज्यपाल की, वो रख सकते हैं। बहुत ही रेयर केस में राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु रिजर्व कर सकते हैं यदि वह महसूस करते हैं कि विधेयक के कुछ प्रावधान संविधान की भावनाओं के विपरीत हैं। इस विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा विचार देश हित में जरूरी है। यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंदर राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी भी विधेयक पर अपना निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पर संविधान साइलेंट है, इसी का फायदा उठाते हैं राज्यपाल और विधेयकों को बस पड़े रहने देते हैं बिना कोई निर्णय लिए। दोस्तों, अब आते हैं सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर कि उसका क्या कहना है। उसका इस विवाद पर सरकारिया आयोग ने कहा, 1987 में आया था, सरकारिया आयोग ने अपनी तमाम सिफारिशों में इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ राष्ट्रपति के विचार हेतु किसी बिल को रिजर्व रखना, वह भी बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही राज्यपाल के विवेकाधीन या डिस्क्रिशनरी पावर्स में आता है। मतलब यह है कि यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक कहीं से भी
संविधान का उल्लंघन करता दिख रहा है, उस अवस्था में ही राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु रिजर्व कर सकते हैं। इन विशेष परिस्थितियों के अलावा राज्यपाल को हर हाल में संविधान की धारा 200 के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। लिखा है उन्होंने, द गवर्नर हैज़ टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सरकारिया आयोग ने आगे कहा कि जो भी विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु प्रस्तुत किए गए हैं, उस पर राष्ट्रपति को अपना निर्णय अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर ले लेना चाहिए। यदि राष्ट्रपति किसी बिल को रोकते हैं या विदहोल्ड करते हैं, तो प्रयास ये होना चाहिए कि विधेयक को रोकने के क्या कारण हैं, इसकी पूरी जानकारी राज्य सरकार को दी जाए जहाँ तक संभव हो। 2010 में पंछी आयोग ने भी इस बात पर जोर दिया कि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर राज्यपाल को अपना निर्णय ले लेना चाहिए। दोस्तों, सवाल यह है कि यह गतिरोध कैसे दूर हो। राज्यपाल के पदों का राजनीतिकरण ही वह सबसे बड़ी बीमारी है जो देश के संघीय ढांचे को खोखला कर रही है। विगत कई वर्षों से विभिन्न राजनीतिक गलियारों से राज्यपाल का पद पूर्णतया समाप्त करने की मांग उठी है, लेकिन संविधान में जिस तरह हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर या सरकार के मुखिया के तौर पर राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था है, उसी तर्ज पर राज्यों में भी प्रतीकात्मक हेड ऑफ द गवर्नमेंट की ज़रूरत समझी गई। इसके अलावा केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, खास तौर पर किसी नाजुक दौर में। इसके अलावा संघवाद या फेडरलिज्म हमारे संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए राज्यपालों का यह प्रयास होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में चुनी हुई सरकारों के शक्तियों या उनके कार्य संचालन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। उल्टे राज्यपालों को एक विश्वास का वातावरण पैदा करना चाहिए, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित हो सके और दोनों सरकारें मिलकर जन आकांक्षाओं को पूरा करने में एक दूसरे की मदद करें। राज्यपालों का अनावश्यक हस्तक्षेप और राज्य सरकारों के लिए गतिरोध पैदा करने की प्रवृत्ति को लेकर अनेक मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त टिप्पणी में कहा है कि राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को आत्ममंथन करना चाहिए। संविधान में जरूरी संशोधन करके ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि राज्यपालों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी हो। पंछी आयोग की यह भी सिफारिश विचार योग्य है कि राष्ट्रपति के तर्ज पर राज्यपालों को भी महाभियोग या इम्पीचमेंट के जरिए हटाने की व्यवस्था हो। यदि ऐसी व्यवस्था बनती है तो राज्य सरकारों के पास जरूरी अधिकार होगा कि अनावश्यक गतिरोध पैदा करने वाले राज्यपालों को महाभियोग के जरिए हटाया जा सके। यह व्यवस्था निश्चित रूप से राज्यपालों के मनमाने तरीकों से काम करने की प्रवृत्ति पर अंकुश का कार्य करेगी। ऐसी व्यवस्था का केंद्र और राज्य सरकारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और परिणाम यह होगा कि दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक जिम्मेदारी भरा सहयोग होगा और जनहित में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जनता को सुचारू रूप से मिल पाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आशा है वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।